गांव के एक छोर पर टूटा फूटा सा मकान था, जहां रघु नाम का चोर रहता था। बचपन से ही चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। पहले तो वह खेतों से सब्जियां और फल चुराया करता, फिर धीरे धीरे बकरियां, अनाज की बोरियां और बाद में गहनों नकदी पर हाथ डालने लगा। गांव के लोग उससे बेहद परेशान थे, लेकिन उसकी चालाकी और चपलता ऐसी थी कि वह हमेशा पकड़े जाने से बच निकलता। दिन भर वह सुस्त पड़ा रहता और जैसे ही अंधेरा फैलता, उसकी आंखों में चमक आ जाती और वह छाया की तरह गांव और कस्बों में घूमता। कभी किसी की जेब काटता तो कभी ताले तोड़कर घर में घुस जाता। लोग उससे खौफ खाते थे, लेकिन सीधे उसका नाम लेने से डरते भी थे। एक रात की बात है, जब रघु शहर से चोरी करके लौटा था। झोले में सोने चांदी और नकदी भरी थी, जिसे उसने घर के कोने में छुपाया और थकान से चूर होकर अपनी पुरानी चारपाई पर गिर पड़ा। बाहर चांदनी बिखरी हुई थी और गांव नींद में डूबा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रघु की नींद खुली। वह घबरा गया। दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सोचा कि शायद पुलिस पीछे पीछे आ गई है। धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। मैले कपड़े, पसीने से भीगा चेहरा और आंखों में डर। वह घर में घुसते ही गिर पड़ा और हांफते हुए बोला, भाई, मुझे बचा लो। लोग मेरे पीछे लगे हैं। अगर यहां शरण न दी तो पकड़ा जाऊंगा। रघु ने ध्यान से देखा तो समझ गया कि यह भी उसी की तरह चोर है। पहले तो उसने भौहें चढ़ाईं, फिर ठहाका लगाकर बोला, अरे वाह, आज मेरे घर मेहमान आया तो चोर ही आया। अजनबी का नाम मोहन था, जो पास के कस्बे का जेब कतरा था। रघु ने उसे पानी पिलाया, चारपाई पर बिठाया और थोड़ी ही देर में दोनों के बीच अजनबियत की दीवार टूट गई। मोहन ने गर्व से बताया कि कैसे उसने भीड़ में जेबें काटी, कैसे चौपाल से रुपयों की थैली उड़ाकर भागा और कैसे चौकीदार को छकाकर यहां तक पहुंचा। रघु ने भी अपने कारनामे सुनाए, कैसे उसने महाजन की तिजोरी का ताला तोड़ा, कैसे उसने खेतों से पूरी बैलगाड़ी तक चुराई और कैसे कई बार लोग उसे पकड़ते पकड़ते रह गए। दोनों चोर चोरी की कहानियां सुनाते सुनाते इतने मग्न हो गए कि पूरी रात हंसी ठहाकों में निकल गई। कभी एक दूसरे की चालाकी पर तालियां बजाते, कभी चोरी की नई नई तरकीबों पर चर्चा करते, कभी भविष्य की योजनाएं बनाते कि कहां चोरी करनी है, किस रास्ते से भागना है और कैसे इतने माल इकट्ठा करने हैं कि पूरी जिंदगी ऐश करें। मोहन बोला, सोचो भाई, अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो पूरे इलाके में हमारा नाम होगा। लोग हमारी दहशत से कांपेंगे। रघु ने हामी भरी और कहा, सही कहता है तू। अकेले अब काम करने का कोई मजा नहीं। अब दोनों मिलकर ही बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे। टूटी फूटी झोपड़ी में मानो चोरी का नया गठबंधन हो गया था। रात गहराती गई और उनकी आंखों में सुनहरे ख्वाब तैरने लगे। शहर की हवेलियों को लूटने का सपना, महाजन के खजाने पर धावा बोलने का विचार, कस्बे के बाजारों पर छापा मारने की योजना और यहां तक कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी तक उनकी निगाह में आने लगे। वे दोनों मानो राजा की तरह सपनों में अपने अपने साम्राज्य बना रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के कुछ लोगों ने देख लिया था कि रात में कोई अजनबी रघु के घर में दाखिल हुआ है। उन्हें पुराना शक तो पहले से था ही, अब यकीन पक्का हो गया। उन्होंने चौकीदार को खबर दी और चौकीदार ने तड़के सुबह पुलिस को बुला लिया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, रघु और मोहन गहरी नींद में थे कि अचानक बाहर हलचल मच गई। पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया और दरवाजा जोर से तोड़कर अंदर घुस आई। रघु ने पिछवाड़े से भागने की कोशिश की। मोहन छत पर चढ़ा, लेकिन हर तरफ हथियारबंद सिपाही खड़े थे। दोनों बुरी तरह फंस गए और कुछ ही पलों में हथकड़ियों में जकड़ दिए गए। घर की तलाशी हुई तो चोरी का ढेर सारा माल मिला। सोने चांदी के गहने, नकदी, बर्तन, अनाज और कपड़े। गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे और औरतें कहने लगीं कि लो देखो, चोर के घर चोर मेहमान आया। और दोनों
साथ ही पकड़े गए। दोनों चोर सिर झुकाए खड़े रहे। रात भर की दोस्ती, ठहाकों से भरी योजनाएं और भविष्य के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब उन्हें चोरी की साझेदारी नहीं, बल्कि जेल की अंधेरी कोठरी में साथ निभाना था, जहां न सोने चांदी के ख्वाब थे, न हवेलियों को लूटने की योजना, बल्कि लोहे की सलाखें, सख्त पहरे और उन तमाम गलतियों का बोझ था जिनके रास्ते पर चलकर वे इस अंजाम तक पहुंचे थे। पुलिस ने रघु और मोहन को रस्सियों से बांधकर बैलगाड़ी पर बैठाया और पूरे गांव के सामने से ले जाया गया। गांव वाले तमाशा देखने को उमड़ पड़े। कोई ताने कस रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई उनकी दुर्दशा देखकर हैरान था कि जो लोग रात भर ख्वाब बुन रहे थे, वे अब सिर झुकाए कैदी बनकर जा रहे हैं। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन भीतर भीतर उन्हें विश्वास था कि शायद अदालत में कोई रास्ता निकल आएगा और वे फिर आजाद होंगे। कई घंटों बाद वे कस्बे की जेल पहुंचे। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के बड़े बड़े दरवाजे और सिपाहियों की निगरानी देखकर दोनों की आंखों से मानो नींद और हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। जैसे ही उन्हें कोठरी में डाला गया, वहां पहले से दर्जनों कैदी मौजूद थे। कोई डकैत, कोई ठग, कोई झूठे मुकदमों में फंसा किसान, तो कोई गुंडागर्दी के आरोप में पकड़ा गया। शुरुआत में रघु और मोहन को यह नया माहौल अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे भी जेल की जिंदगी के अभ्यस्त होने लगे। दिन में जेलर का डंडा घूमता, सबको काम पर लगाया जाता, किसी को रस्सियां बुनने को, किसी को लकड़ी काटने को, किसी को सफाई करने को। रघु और मोहन को भी काम सौंपा गया, लेकिन चोरी करने के आदी ये दोनों वहां भी चोरी की आदतें छोड़ न पाए। कभी वे दूसरों की रोटियां छीन लेते, कभी छुपाकर अतिरिक्त अनाज जमा करने लगते, कभी जेलर की आंख बचाकर छोटे मोटे सामान उठा लेते। धीरे धीरे पूरे जेल में उनकी ख्याति फैलने लगी कि ये दोनों चोर जहां जाते हैं वहीं गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। जेल की अंधेरी रातों में दोनों फिर पुराने किस्से छेड़ते। कैसे उन्होंने यह चोरी की, कैसे उस रात बाल बाल बचे, कैसे किसी अमीर को मूर्ख बनाकर भाग निकले। बाकी कैदी भी उन्हें सुनकर मजे लेते, हंसते और तालियां बजाते। रघु और मोहन का मन जेल की दीवारों में भी चोरियों की योजनाएं बुनता रहा। वे अक्सर सोचते कि अगर एक दिन जेल से भाग निकले तो कहां जाएंगे, कौन सा बड़ा काम करेंगे, किस शहर में धावा बोलेंगे। कभी दोनों खिड़की से बाहर झांकते और आसमान की ओर देखकर ख्वाब देखते कि एक दिन वे फिर आजाद होंगे और वह सब करेंगे जो आज तक नहीं कर पाए। पर जेल की जिंदगी आसान न थी। कभी जेलर की मार, कभी भूख, कभी कैदियों के झगड़े, तो कभी बीमारियों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। कई साल बीते, रघु बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, आंखों की चमक मंद पड़ने लगी, लेकिन चोरी का नशा अब भी उसकी रगों में था। मोहन कुछ जवान था, उसके हाव भाव में अभी भी वही शरारत और लालच झलकता था। दोनों अक्सर कहते कि अगर किस्मत ने मौका दिया तो जेल से भागकर फिर से वही करेंगे जिसके लिए पैदा हुए हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बाकी कैदी उन्हें जॉब की ची जुड़वांव चोर कहने लगे। वे दोनों एक ही थाली में खाते, एक ही कोने में सोते और एक ही ख्वाब देखते। लेकिन समय के साथ साथ उनका गठबंधन भी नई नई मुश्किलों में फंसता चला गया। कभी जेलर ने उन्हें अलग अलग कोठरियों में डाल दिया, कभी उन्हें कड़ी सजा देकर दिन भर काम पर झोंक दिया, कभी उन्हें भूखा रखा गया। फिर भी दोनों चोरी की अपनी आदतों और ख्वाबों से पीछे न हटे। जेल के भीतर भी उन्होंने छोटे मोटे सामान चुराने शुरू कर दिए। किसी कैदी का तौलिया, किसी का बर्तन, किसी का सिक्का जो बाहर से आया था। यहां तक कि एक दिन उन्होंने जेल के दफ्तर से कलम और कागज तक चुराकर उसमें अपनी भावी चोरी की योजना लिखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी यह योजना पूरे जेल में मशहूर हो गई कि ये दोनों एक दिन भाग निकलेंगे। बाकी कैदी उनकी हिम्मत देखकर दंग रह जाते और कहते कि सचमुच अगर चोर के घर चोर मेहमान बने तो उनकी जोड़ी ऐसी अटूट होती है कि जेल की दीवारें भी उन्हें हमेशा के लिए रोक न पाएंगी।
जेल की जिंदगी ने रघु और मोहन को तोड़ने की बजाय और भी चालाक बना दिया था। दोनों ने कई सालों तक हर कोना कोना देख लिया। किस गार्ड की ड्यूटी कब लगती है, किस दरवाजे का ताला कितना मजबूत है, कहाँ दीवार थोड़ी कमजोर है और कब जेल के बाहर गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होती है, ये सब उन्होंने दिमाग में बैठा लिया था। एक रात जब बाकी कैदी सो रहे थे, रघु और मोहन फुसफुसाते हुए एक एक ईंट हिलाने लगे जो उन्होंने महीनों से ढीली कर रखी थी। धीरे धीरे दोनों ने एक छोटा सा छेद बनाया और मिट्टी बाहर फेंकते रहे ताकि किसी को शक न हो। कई हफ्तों तक यह काम चलता रहा। दिन में वे साधारण कैदियों की तरह काम करते और रात को अपनी योजना पर जुट जाते। आखिर वह रात आई जब दोनों ने इतना बड़ा सुराख बना लिया कि उसके भीतर से सरक कर निकल सकें। उन्होंने ताले से बचने के लिए लोहे का एक टुकड़ा भी गुपचुप तरीके से बना लिया था, जो जेल की कार्यशाला से चुराया गया था। उस रात चांद बादलों में छुपा हुआ था और पहरेदार भी ऊँघ रहे थे। दोनों धीरे धीरे सरक कर दीवार के उस पार जा पहुंचे। बाहर पहुंचते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। इतने सालों बाद आजादी की हवा नसीब हुई थी। वे खेतों और झाड़ियों से होते हुए भागे, कभी किसी तालाब के पास छिपे, कभी पेड़ों की आड़ ली और कई कोस दूर जाकर रुके। मोहन हांफते हुए बोला, भाई, अब तो हम फिर वही करेंगे जिसके लिए हम जिए। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब हमारी जोड़ी को कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन से दोनों ने अपने पुराने धंधे की शुरुआत की। पहले तो उन्होंने छोटे गांवों में हाथ साफ किया ताकि पुलिस को भनक न लगे। फिर धीरे धीरे शहरों की तरफ रुख किया। जहां जाते वहां कोई न कोई चोरी की घटना घट जाती। कभी सोने की दुकान का ताला टूटा, कभी किसी व्यापारी की थैली गायब, कभी किसी अमीर की हवेली से गहने चुराए गए। दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर हो गई कि लोग उन्हें दो सिर वाला चोर कहकर याद करने लगे। पर चोरी के नशे में वे भूल गए कि जितना बड़ा नाम होगा उतना ही बड़ा खतरा भी उनके पीछे लगेगा। शहर के थानेदारों से लेकर पुलिस कप्तान तक उनकी तलाश में जुट गए। पर रघु और मोहन को अपने हुनर पर घमंड था। वे सोचते थे कि वे दुनिया के सबसे बड़े चालाक चोर हैं और कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। वे रात में चोरी करते, दिन में छुप जाते, जगह जगह अपना ठिकाना बदलते और हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाते। उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही थी। खाना भी साझा, ठिकाना भी साझा और ख्वाब भी साझा। दोनों अपने आप को अपराजेय समझने लगे थे, पर उन्हें पता न था कि किस्मत फिर एक बार उनके लिए वही करवट लेने वाली है जो सालों पहले ले चुकी थी। रघु और मोहन की जोड़ी अब पूरे इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। गांवों से लेकर कस्बों और यहां तक कि बड़े शहरों तक उनकी कहानियां फैल चुकी थीं। लोग कहते थे कि वे जहां जाते हैं वहां ताले अपने आप टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और माल ऐसे उड़ जाता है जैसे हवा में घुल गया हो। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया और वे छोटे मोटे कामों से संतुष्ट नहीं रहे। अब वे बड़े और खतरनाक काम करने लगे। एक रात उन्होंने शहर के सबसे बड़े सोने चांदी के व्यापारी की हवेली को निशाना बनाया। दोनों ने कई दिन तक हवेली की टोह ली, गार्डों की अदला बदली का समय नोट किया, दीवारों की ऊंचाई नापी और हर दरवाजे की कुंडी तक जांच डाली। आखिर जब मौका मिला, उन्होंने गहरी रात में दीवार फांदी और भीतर दाखिल हो गए। हवेली में अंधेरा पसरा था, सिर्फ दियों की लौ धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। दोनों धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक पहुंचे और मोहन ने चतुराई से ताले पर हाथ आजमाया। रघु चौकन्ना खड़ा था। ताला टूटा और जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, उनकी आंखें चमक उठीं। सोने की मूर्तियां, चांदी के गहनों के बक्से, हीरे मोती के हार और ढेर सारी नकदी। दोनों ने जितना उठा सकते थे उठा लिया और भाग निकले। अगले दिन शहर में हाहाकार मच गया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं कि रहस्यमयी चोरों ने सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली हवेली को लूट लिया है। पुलिस पागल हो गई, इनाम की घोषणाएं होने लगीं और चारों ओर नाकेबंदी कर दी गई। लेकिन रघु और मोहन को अपनी चालाकी पर इतना भरोसा था कि वे बार बार ठिकाना बदलते और हर बार नए अंदाज में चोरी करके निकल जाते।
समय के साथ उनका घमंड इतना बढ़ गया कि वे खुद ही अपनी कहानियां लोगों को सुनाने लगे। कभी कभी शराब खानों में बैठकर अनजान लोगों से अपनी शान बघारते कि कैसे वे पुलिस को मूर्ख बना देते हैं। धीरे धीरे उनकी यह लापरवाही पुलिस के लिए सुराग बन गई। कुछ मुखबिरों ने खबर पहुंचाई और गुप्त जाल बिछा दिया गया। एक रात जब दोनों अगले बड़े काम की योजना बना रहे थे, अचानक चारों ओर से सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की। रघु ने एक गार्ड को धक्का दिया। मोहन ने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ हथियार बंद पुलिस थी और आखिरकार दोनों दबोच लिए गए। इस बार उनकी गिरफ्तारी पूरे इलाके की सबसे बड़ी खबर बनी। अखबारों ने लिख दिया कि दो सिर वाला चोर आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गया। भीड़ उमड़ पड़ी, लोग चिल्ला रहे थे, कोई उन पर पत्थर फेंक रहा था, कोई कह रहा था कि ऐसे चोरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उन्हें बेड़ियों में बांधा और अदालत में पेश किया, जहां उनके खिलाफ चोरी, डकैती और जेल से भागने तक के आरोप लगाए गए। रघु और मोहन सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों से वह पुराना घमंड गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ थकान और पछतावे की परछाई थी। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और जब वे जेल के दरवाजे से अंदर ले जाए जा रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस दोस्ती और जिस चोरी पर वे इतरा रहे थे, वही उन्हें बार बार उसी जगह ले आई है जहां से वे भागना चाहते थे। लोहे की सलाखों के पीछे, अंधेरी कोठरी में, जहां न आजादी थी न सोने चांदी का सपना, बस गिनती के दिन और बीती जिंदगी की यादें थीं। जेल की सलाखों में लौटना रघु और मोहन के लिए जैसे मौत के कुएं में गिरना था, लेकिन अब यह उनकी स्थायी दुनिया बन चुकी थी। शुरुआत के दिनों में उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया, कोठरी की दीवारों पर मुक्के मारे, पहरेदारों को गालियां दी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी जिंदगी का हर सूरज इन्हीं दीवारों के भीतर डूबेगा और हर रात इन्हीं दीवारों के साए में कटेगी। रघु बूढ़ा हो चला था, उसके घुटनों में दर्द रहता, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी और बाल पूरे सफेद हो गए। कभी जो वह दीवारें फांदने का माद्दा रखता था, अब कुछ कदम चलते ही हांफने लगता। मोहन अभी भी अपेक्षाकृत जवान था, पर उसकी भी जवानी धीरे धीरे ढलने लगी। चेहरे की शरारती चमक अब उदासी में बदलती जा रही थी। जेल में दिनचर्या वही थी, सुबह की घंटी, काम पर जाना, दोपहर में बासी रोटियां और दाल, फिर काम, और रात को कोठरी में वापसी। शुरू शुरू में दोनों चोरी की आदतें छोड़ नहीं पाए। कैदियों का सामान चुराते, खाने में हिस्सा ज्यादा झटक लेते, पर समय के साथ उनमें भी एक तरह का बोझ उतरने लगा। अब वे ज्यादा बातें नहीं करते थे। कभी कोने में बैठकर खामोशी से बाहर की दुनिया को याद करते, कभी जेल की खिड़की से आसमान को निहारते और सोचते कि जिन तारों के नीचे वे कभी चोरी की योजनाएं बनाते थे, उन्हीं तारों को अब बेबसी से देखते हैं। धीरे धीरे नए नए कैदी आते और दोनों को घेरकर उनकी पुरानी कहानियां सुनने की गुजारिश करते, और वे भी पुराने दिनों के किस्से सुना देते। कैसे किसी हवेली का ताला तोड़ा, कैसे पुलिस को चकमा दिया, कैसे रात के अंधेरे में गहनों की चमक आंखों को चौंधिया देती थी। बाकी कैदी दंग रह जाते, लेकिन जब उनकी कहानियां खत्म होती तो वही रघु और मोहन भारी आह भरकर चुप हो जाते, मानो उन किस्सों की चमक अब उनके लिए बोझ बन चुकी हो। साल दर साल कटते गए। रघु का शरीर धीरे धीरे बिल्कुल थक गया और एक दिन काम पर जाते जाते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया, पर देर हो चुकी थी। जेल के गेट पर ही उसकी सांस टूट गई। मोहन ने पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उसका साथी, उसका अपराध में भागीदार, उसका हमराजा अब हमेशा के लिए चला गया था। उस रात मोहन को पहली बार नींद नहीं आई। उसने दीवार से सिर टिकाकर सारी रात बिताई, और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी उससे छिन गया। आने वाले सालों में मोहन चुपचाप अपने दिन काटता रहा, कभी काम करता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन उसकी आंखों में अब न लालच था न शरारत, सिर्फ एक थकान और इंतजार।
किसी ऐसे अंत का जो उसे भी उसके साथी की तरह इन सलाखों से हमेशा के लिए आजाद कर दे। रघु के जाने के बाद मोहन की जिंदगी मानो सूनी हो गई। वह दिन भर जेल के आंगन में चुपचाप बैठा रहता, कभी लकड़ी काटने का काम करता तो कभी बस आकाश की ओर देखता। उसकी आंखों में अब न कोई चमक थी, न उम्मीद, बस यादों की एक परत थी जो हर वक्त उसके सामने घूमती रहती। उसे याद आता कि कैसे वह और रघु पहली बार चोरी करते हुए पकड़े गए थे, कैसे जेल से भागे थे, कैसे हवेलियों और दुकानों के ताले तोड़े थे, और कैसे हर चोरी के बाद वे दोनों हंसते हुए अगले बड़े काम की योजना बनाते थे। पर अब उन सब यादों का साथी चला गया था और मोहन अकेले ही उनसे जूझता रहता। साल दर साल उसकी देह बूढ़ी होती गई, बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया और हाथ कांपने लगे। कभी कभी चलते चलते गिर पड़ता तो जेल के नए कैदी उसे उठाकर बिठा देते। धीरे धीरे वह उन कैदियों के लिए एक जीता जागता किस्सा बन गया था। नए लोग उससे कहानियां सुनते और हैरान होते कि कैसे दो चोरों ने कभी पूरे इलाके में आतंक मचाया था और आज उनमें से एक कब्र में सो रहा है और दूसरा सलाखों के पीछे सांसें गिन रहा है। मोहन अब ज्यादा बोलता नहीं था। कभी अकेले में खुद से बातें करता, कभी कोने में बैठकर आंसू बहाता, कभी रघु का नाम बुदबुदाता। जेलर भी अब उसे डांटता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि यह आदमी बस अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। एक दिन सर्दियों की ठंडी सुबह में जब बाकी कैदी काम पर जा रहे थे, मोहन अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा। आंखें आधी खुली थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह किसी अदृश्य साथी से मिल रहा हो। पहरेदारों ने हिलाकर देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। खबर पूरे जेल में फैल गई कि दो सिर वाले चोर का आखिरी हिस्सा भी अब चला गया है। कैदी चुपचाप इकट्ठा हुए, कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ ने फुसफुसाकर कहा कि चाहे जैसा भी था, पर उसकी दोस्ती और जिद की मिसाल अनोखी थी। जेल के बाहर दुनिया बहुत बदल चुकी थी। वही गांव जहां वे चोरी करते थे अब शहर बन चुके थे। हवेलियां गिरकर नई इमारतों में बदल गई थीं और लोग उन्हें सिर्फ किस्सों और दंतकथाओं में याद करते थे। मोहन का नाम धीरे धीरे सिर्फ अफवाहों और लोक कथाओं में रह गया और उसकी कब्र जेल की दीवार के उस पार बना दी गई जहां रोज सूरज की पहली किरण पड़ती थी। मानो रघु और मोहन की कहानी वहीं से हर नए दिन को यह याद दिलाती रही कि दो चोर, जिनके लिए चोरी ही जिंदगी थी, आखिरकार उसी लूट और उसी जिद की आग में जलकर सलाखों की कैद और मिट्टी की चुप्पी में सदा के लिए समा गए। मोहन के गुजरने के बाद भी रघु और मोहन की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जेल से बाहर की दुनिया में उनके किस्से हवा की तरह फैलने लगे। गांव के बुजुर्ग चौपालों पर बैठकर कहते कि उन्होंने उन दोनों की चालाकियों के बारे में सुना है। बच्चे रात को बिस्तर पर लेटकर उनकी कहानियां सुनते और सोचते कि ये दो चोर किसी फिल्मी कहानी के नायक से कम नहीं थे। कभी कभी तो लोग उनकी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर इतना रंगीन बना देते कि सुनने वाले दंग रह जाते। किसी का कहना होता कि उन्होंने एक रात अकेले 100 ताले तोड़े, किसी का कहना कि वे आसमान पर उड़कर भाग जाते थे, किसी का दावा कि दोनों ने खजाना कहीं छुपा रखा है जो आज भी जमीन के नीचे सो रहा है। धीरे धीरे उनके नाम पर लोकगीत गाए जाने लगे। मेले ठेलों में नौटंकी वाले उनकी चोरी की कहानियां मंच पर दिखाने लगे और लोग तालियां बजाकर हंसते चिल्लाते, मानो वे किसी दंतकथा का हिस्सा बन चुके हों। पर सच जानने वाले बूढ़े कैदी जो अब जेल से छूटकर लौटे थे, वे कहते कि हकीकत में रघु और मोहन महज दो इंसान थे, जिन्होंने लालच और आदत के चलते अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी, पर दोस्ती में इतना गहरा रिश्ता निभाया कि मौत तक उन्हें अलग न कर सकी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं और दुनिया आधुनिक होती गई, पर गांव की गलियों में, कस्बे के चौराहों पर और जेल की फुसफुसाती दीवारों के बीच उनका नाम अब भी गूंजता रहा। कई बार रात को जब कोई ताला टूटता या कोई गायब हो जाता,
तो लोग मजाक में कहते, लगता है रघु और मोहन लौट आए हैं। बच्चों की शरारतें भी उनकी याद से जुड़ने लगीं। कोई बच्चा अगर चोरी छिपे आम तोड़ लाता तो मां हंसकर डांटती, अरे तू भी मोहन बन गया क्या? और कोई बचपन में साथी को बहुत निभाता तो लोग कहते, देखो ये दोनों तो रघु मोहन की जोड़ी जैसे हैं। इस तरह उनका नाम इंसानों की जिंदगी से मिटा नहीं बल्कि और गहरा बैठ गया, और धीरे धीरे वे हकीकत से ज्यादा कहानी और कहानी से ज्यादा मिथक बन गए, जैसे दो परछाइयां जो समय की धूल में गुम होकर भी कभी सचमुच गायब नहीं हुई। सालों गुजर गए, रघु और मोहन कब्र के नीचे खो चुके थे, पर उनके किस्से इतने गहरे बैठ चुके थे कि लोगों ने मान लेना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी चोरियों से जो सोना चांदी और हीरे मोती लूटे थे उसे कहीं जमीन में गाड़ दिया था, ताकि कभी जेल से निकलकर फिर उसे निकाल सकें। लेकिन किस्मत ने उन्हें वह दिन देखने का मौका ही नहीं दिया। इस अफवाह ने गांव और कस्बों में एक नई हलचल पैदा कर दी। कई लोग रात के अंधेरे में लैंटर्न लेकर पुराने खंडहरों, जंगल के पेड़ों और सूखे कुओं के पास खुदाई करने लगते। कोई कहता कि उन्होंने खजाना उस तालाब के किनारे दबाया था जहां वे चोरी के बाद छिपा करते थे। कोई कहता कि उन्होंने जेल की ही किसी दीवार में ईंटों के पीछे सोना छुपा दिया था। तो कोई दावा करता कि हवेली से निकला एक पुराना नक्शा उनके छुपे खजाने की ओर इशारा करता है। इस खोज ने गांव वालों की जिंदगी में एक अलग ही रोमांच भर दिया। यहां तक कि बाहर से भी लोग आने लगे जो दावा करते कि वे रघु और मोहन की असली कहानी जानते हैं और उनके खजाने तक पहुंच सकते हैं। कई ने झूठे नक्शे बेचे, कई ने रातों रात खुदाई की, कई तो इस चक्कर में खुद ही बर्बाद हो गए, क्योंकि जिस खजाने की तलाश वे कर रहे थे वह असल में शायद था ही नहीं, या फिर कभी था तो वक्त की धूल में दफन हो चुका था। लेकिन चाहे खजाना मिला या नहीं, रघु और मोहन का नाम इस खोज में हमेशा जिंदा रहा। हर बार जब कोई नई गड्ढे से मिट्टी फेंकता तो लोग हंसकर कहते कि चोरों की परछाई अब भी हमें बेवकूफ बना रही है, और हर बार जब कोई खाली हाथ लौटता तो कहता कि शायद दोनों चोर आज भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और अपनी दौलत को किसी को छूने नहीं दे रहे। इस तरह उनकी कहानी कब अपराध की दास्तान से निकलकर रहस्य और रोमांच की गाथा बन गई, यह किसी को पता ही नहीं चला। और लोग आज भी जब पुरानी दीवारों या जंगलों की झाड़ियों के पास चमकती कोई अजीब सी चीज देखते हैं तो धीरे से फुसफुसाते हैं, शायद ये रघु और मोहन के खजाने का निशान है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रघु और मोहन की कहानी गांव, कस्बों और शहरों से निकलकर दूर दूर के इलाकों तक पहुंचने लगी। कोई भी मेला, कोई भी चौपाल या किसी भी शाम की बैठकी उनकी चर्चा के बिना अधूरी लगती। बूढ़े किस्सागो अपने हाथ में हुक्का पकड़े जब उनके कारनामे सुनाना शुरू करते तो बच्चे कान लगाकर सुनते और जवानों की आंखों में चमक भर जाती, क्योंकि उनके लिए रघु और मोहन अब महज चोर नहीं रह गए थे, बल्कि ऐसे किरदार बन चुके थे जो दोस्ती, जिद और रहस्य की मिसाल थे। उनकी दोस्ती को लेकर भी किस्से गढ़े जाने लगे। कोई कहता कि रघु ने मरते वक्त अपनी सांसें मोहन के नाम कर दीं, तो कोई दावा करता कि मोहन जब मरा तो उसने अपनी आखिरी सांस में रघु का नाम लिया और तभी उसकी आत्मा भी उसे लेने आ गई। गांव की औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती, अगर चोरी करोगे तो रघु मोहन की आत्मा पकड़ लेगी। वहीं नौजवान चोरी छिपे आम तोड़ते हुए अपने दोस्त से कहते, चल आज हम भी रघु मोहन बन जाएं। खजाने की तलाश ने कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। लोग मानने लगे कि उनकी आत्माएं अपने खजाने की रखवाली करती हैं, और जो भी लालच में आकर उसे ढूंढने जाएगा उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। कई घटनाएं भी इस बात को और गहरा कर देती। कभी किसी खेत में खुदाई करने गए लोगों में से कोई अचानक बीमार पड़ जाता, कभी किसी सूखे कुएं में उतरने वाला आदमी वापस न निकल पाता, कभी आधी रात को जंगल में
अजीब सी आवाजें सुनाई देती और लोग भाग खड़े होते। धीरे धीरे यह मान्यता बनने लगी कि रघु और मोहन अब इंसान नहीं बल्कि अपने खजाने के रक्षक भूत हैं, जिनकी छाया उस जगह मंडराती है जहां उन्होंने अपनी दौलत छुपाई थी। इस कहानी ने इतना असर डाला कि आसपास के गांवों में शादी ब्याह, त्योहार और मेले तक उनके नाम के बिना पूरे नहीं लगते थे। गीतों और नौटंकी के संवादों में उनके किरदार जरूर आते और दर्शक तालियां बजाकर वाह वाह करते। यहां तक कि कुछ विद्वान और लेखक भी उनकी कहानी पर लिखने लगे। किसी ने उन्हें दोस्ती की मिसाल कहा, किसी ने अपराध की चेतावनी माना और किसी ने उन्हें लोक कथाओं के रहस्यमय नायक बना दिया। वक्त बीतते बीतते उनकी सच्चाई और अफवाहों की रेखा मिट गई। अब कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि वास्तव में उन्होंने कितना चुराया, कहां छुपाया या वे सचमुच कितने चालाक थे, क्योंकि हर नया किस्सा पुराने से और भी रंगीन और चमत्कारी हो जाता था। और यूं उनकी दास्तान इंसानी याददाश्त से निकलकर लोक कथा और लोक कथा से किंवदंती बन गई। एक ऐसी किंवदंती जिसे आज भी जब किसी गांव में रात के अंधेरे में हवा जोर से चलती है और पेड़ों की डालियां चरमराती हैं, तो लोग अपने दरवाजे बंद करके धीरे से कहते हैं, लगता है रघु और मोहन फिर अपने खजाने की रखवाली करने निकल पड़े हैं। समय का पहिया घूमता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, गांव कस्बे नगरों में बदल गए, हवेलियां ढहकर इमारतों में तब्दील हो गईं, पर रघु और मोहन का नाम धूल और पत्थरों से मिटा नहीं कि बल्कि हर बीतती पीढ़ी ने उसे और रंगीन बना दिया। 100 साल बाद जब किसी दादी ने पोते को कहानी सुनाई तो उसमें यह जोड़ दिया गया कि रघु और मोहन सिर्फ चोर नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों वाले इंसान थे, जिनके पास ऐसी चालाकी थी कि वे परछाई की तरह गायब हो सकते थे और ताले अपने आप खुल जाते थे। फिर अगली पीढ़ी ने उसमें यह जोड़ दिया कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मौत के बाद भी दोनों की आत्माएं साथ साथ भटकती हैं, और आज भी जो कोई उनके खजाने की लालच में जाता है उसे अचानक हवा का तेज झोंका, अजीब सी आवाजें या छायाओं का खेल दिखता है। धीरे धीरे उनके नाम पर लोकगीत गाए जाने लगे। नाटकों और नौटंकी में उनके किरदारों को वीर की तरह दिखाया जाने लगा, और यहां तक कि कुछ लोग उन्हें देवताओं की तरह पूजने लगे। गांव के बाहर किसी पेड़ तले उनका नाम लेकर दीपक जलाते और मानते कि अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो रघु और मोहन उसकी हिफाजत करेंगे। बच्चों की कहानियों में वे शरारती परियों जैसे लगते, जवानों की दास्तानों में वे रोमांचकारी नायक बन जाते और बुजुर्गों की चेतावनियों में वे डरावने भूत बनकर सामने आते। इस तरह उनकी छवि समय के साथ बदलती गई, कहीं दोस्ती की मिसाल, कहीं लालच की चेतावनी, कहीं रहस्य की गुत्थी और कहीं भक्ति का प्रतीक। यहां तक कि जब आधुनिक काल आया और किताबें, रेडियो और बाद में फिल्में बनने लगीं, तो उनके किस्सों पर आधारित कहानियां छपने लगीं, नाट्य मंचन और फिल्मी संवादों में उनके नाम गूंजने लगे, और दर्शक सीटों से तालियां बजाकर कहते, वाह, यही तो है रघु मोहन की असली जोड़ी। सदियां गुजर जाने के बाद भी उनकी कब्रों पर लोग फूल चढ़ाते रहे। कोई मानता कि वहां से चमत्कार होता है, कोई कहता कि उनके सपनों में आकर वे चेतावनी देते हैं, और कोई दावा करता कि उसने रात के अंधेरे में 2 परछाइयां एक साथ चलते देखी हैं। इस तरह रघु और मोहन 2 साधारण चोरों से उठकर लोक कथाओं के इतने बड़े किरदार बन गए कि सच और कल्पना की रेखा धुंधली पड़ गई, और वे इंसानी स्मृति में न सिर्फ जीवित रहे बल्कि कालजयी दंतकथा बनकर अमर हो गए। समय की धारा में सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन रघु और मोहन का नाम कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ। अब जब आधुनिक जमाना आ चुका था, शहरों में इमारतें खड़ी हो चुकी थीं, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और लोग मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में जी रहे थे, तब भी गांवों और कस्बों में उनके किस्से उतने ही जीवित थे जितने कभी चौपालों पर सुनाए जाते थे। यही कारण था
कि विश्वविद्यालयों के कुछ शोधकर्ता और इतिहासकार जब लोक कथाओं पर अध्ययन करने आए तो उन्हें बार बार एक ही नाम सुनाई देता, रघु और मोहन। उन्होंने पुरानी जेल की टूटी हुई दीवारों, गांव के बाहर बने मंदिरों और कब्रों की जांच शुरू की, पुराने दस्तावेज खंगाले, अदालत की फाइलें देखीं और यहां तक कि अखबारों के पीले पड़ चुके पन्नों को भी पलटा। उन्हें जगह जगह उन दोनों के निशान मिलते, कहीं किसी बूढ़े कैदी का लिखा हुआ बयान, कहीं पुलिस की पुरानी डायरी में दर्ज चोरी का विवरण, तो कहीं गांव वालों की जुबान से सुनी दास्तानें। धीरे धीरे इन शोधकर्ताओं ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि क्या सचमुच रघु और मोहन ने कोई खजाना छुपाया था या यह महज अफवाह थी। इसी सवाल ने आधुनिक खोजकर्ताओं और साहसी युवाओं में एक नया रोमांच भर दिया। अब टीवी चैनल वाले डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे, यूट्यूब पर उनके नाम से वीडियो अपलोड होने लगे और लोग कैमरा लेकर रात को उन जगहों पर जाते जहां माना जाता था कि उनकी परछाइयां भटकती हैं। कई लोग तो खुदाई करने भी निकल पड़े। किसी ने जंगल के उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई की जहां कहा जाता था कि उन्होंने सोना गाड़ा था। किसी ने जेल की जर्जर दीवारों को खोदने की कोशिश की, किसी ने नदी किनारे बने खंडहरों में तलाश शुरू की, पर सबके हाथ सिर्फ मिट्टी और पत्थर लगे। लेकिन इन असफलताओं ने भी रघु और मोहन की रहस्यमयता को और गहरा कर दिया। लोग कहने लगे कि उनकी आत्माएं अब भी खजाने की रक्षा कर रही हैं और जब तक वे चाहें ना, कोई उसे पा नहीं सकता। इस बीच पत्रकारों और लेखकों ने उनके ऊपर किताबें लिखीं, कहानियां छापीं और फिल्मकारों ने उनके किस्सों को पर्दे पर उतार दिया। कहीं उन्हें डाकू जैसे खलनायक दिखाया गया तो कहीं दोस्ती की मिसाल के रूप में अमर नायक। शहर के थिएटरों और गांव की चौपालों में लोग आज भी वही नाटक देखते और गाते कि कैसे दो चोर जेल से भागे, कैसे उन्होंने हवेलियां लूटीं और कैसे उनकी दोस्ती ने मौत तक साथ निभाया। धीरे धीरे उनका नाम आधुनिक किंवदंती बन गया। इतिहासकार कहते कि वे सिर्फ साधारण चोर थे, समाजशास्त्री कहते कि उनकी कहानी दोस्ती और लालच का प्रतीक है, और गांव वाले अब भी कहते कि उनकी परछाइयां रात के अंधेरे में देखी जाती हैं। आज भी जब कोई बच्चा चोरी छिपे रोटी का टुकड़ा छीन लेता है तो उसकी मां हंसकर कहती है, तू भी रघुमोहन बनने चला है क्या? और जब दो दोस्त हर वक्त साथ रहते हैं तो लोग मजाक में कहते, ये तो रघुमोहन की जोड़ी है। इस तरह सदी दर सदी बदलती रही, लेकिन उनकी दास्तान ने साबित कर दिया कि कुछ कहानियां इंसान के साथ साथ नहीं मरती। वे मिट्टी में, हवा में, गीतों में और स्मृति में हमेशा जीवित रहती हैं। और रघुमोहन की जोड़ी उन कहानियों में से एक थी जो अपराध से शुरू होकर दोस्ती, रहस्य और किंवदंती की गाथा बन गई। इतनी लंबी कि आज भी कोई इसे सुनना शुरू करे तो उसे लगता है जैसे यह कभी खत्म ही न होगी। जब बीते हुए कई 100 साल इतिहास की किताबों में बदल चुके थे और दुनिया पूरी तरह तकनीक के युग में पहुंच चुकी थी, तब भी रघु और मोहन की दास्तान लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा थी। अब गांवों की चौपालों की जगह इंटरनेट फोरम, सोशल मीडिया ग्रुप और डॉक्यूमेंट्री चैनल ने ले ली थी, जहां लोग रात रात भर बैठकर यह चर्चा करते कि क्या सचमुच उनका खजाना कहीं दबा हुआ है। विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता तो पहले ही उन पर काम कर चुके थे। अब इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने ड्रोन कैमरे उड़ाकर जंगलों की ऊंचाई से तस्वीरें खींची, जमीन के अंदर छिपे धातु का पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टर और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया। यहां तक कि एआई प्रोग्राम बनाकर पुराने नक्शों और कहानियों को जोड़कर खजाने के संभावित स्थान खोजने लगे। एक टीम ने तो जेल की जर्जर दीवारों को 3D स्कैन किया और दावा किया कि अंदर किसी खोखली जगह में कुछ छुपा हुआ है। दूसरी टीम ने नदी किनारे मिट्टी के नीचे धातु जैसी चमक दिखने का सबूत दिया, पर जब खुदाई हुई तो वहां सिर्फ पुराने बर्तन और पत्थर मिले। हर असफल कोशिश के बाद रहस्य और गहरा हो जाता और लोग कहते, देखा, रघु मोहन अब भी अपना खजाना किसी को छूने नहीं देते। धीरे धीरे यह खोज एक तरह की जुनून बन गई। दुनिया भर से लोग भारत के उस क्षेत्र में आने लगे जहां माना जाता था कि उनकी आत्माएं भटकती हैं।
कुछ पर्यटक इसे रोमांच समझकर आते, कुछ इतिहासकार इसे प्रमाणित करना चाहते, और कुछ लोग केवल इसलिए आते क्योंकि वे मानते थे कि रघु मोहन अब भी अपने खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यहां तक कि इस खोज ने आधुनिक साहित्य और सिनेमा को भी नया रूप दे दिया। वेब सीरीज, उपन्यास और डिजिटल गेम्स तक उनकी कहानी पर आधारित बनने लगे, जिसमें खिलाड़ी खुद को खजाना खोजने वाले के रूप में देखता और अंत में रहस्य अधूरा छोड़ दिया जाता ताकि रोमांच बना रहे। इस सब के बावजूद सैकड़ों सालों बाद भी किसी को खजाना नहीं मिला और न ही कोई उनकी परछाई पकड़ सका। मरी मानो समय खुद उनके नाम पर पहरा दे रहा हो। और इस तरह जब इंसान चांद और मंगल पर कॉलोनी बनाने में लग गया था, तब भी धरती पर एक कहानी ऐसी रही जो किसी भी सैटेलाइट, किसी भी ड्रोन और किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हल नहीं हो पाई। वह थी रघु और मोहन की दोस्ती, उनकी चोरी, उनका रहस्य और उनका कालजयी खजाना, जो हर पीढ़ी को यह एहसास दिलाता रहा कि कुछ किस्से समय से भी बड़े होते हैं और कभी खत्म नहीं होते। जैसे जैसे सदियां और सहस्त्राब्दियां बीतती गईं, इंसान ने अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच बना ली, नए महाद्वीप खोज लिए, समुद्र की गहराई माप ली और यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर बसावट भी शुरू कर दी। लेकिन रघु और मोहन की दास्तान तब भी लोगों के जहन में वैसी ही जीवित रही जैसे किसी घर के आंगन में पीढ़ियों से गाया जाने वाला गीत। धीरे धीरे उनकी कहानी इतनी पुरानी हो गई कि लोग असली और नकली के बीच का फर्क भूलने लगे। अब इतिहासकार और शोधकर्ता भी मानने लगे कि उनके किस्से सिर्फ चोरों की नहीं, बल्कि किसी अनोखी आध्यात्मिक शक्ति की कहानी है। कुछ लोगों ने तो उन्हें स्थानीय देवताओं के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उनके नाम से मंदिर बनाए, मूर्तियां गढ़ीं और हर साल मेले लगाए, जहां लोग दीप जलाकर प्रार्थना करते कि रघु मोहन उनकी रक्षा करें और उन्हें समृद्धि दें। समय बीतने के साथ ही यह पूजा एक नए धर्म जैसी बन गई, जिसमें उनकी दोस्ती को भाईचारे का प्रतीक और उनके रहस्य को जीवन की अनंत गुत्थी माना जाने लगा। भविष्य की सभ्यताओं में जब लोग पुराने ग्रंथों और डिजिटल आर्काइव्स में झांकते, तो उन्हें बार बार यही नाम मिलता और वे सोचते कि शायद ये कोई पौराणिक देवता थे जिन्होंने कभी धरती पर जन्म लिया था। रघु मोहन की जोड़ी अब लोक कथा से आगे बढ़कर एक मिथक, फिर मिथक से आगे बढ़कर दैवीय गाथा और फिर दैवीय गाथा से बढ़कर अनंत काल का प्रतीक बन चुकी थी। उनकी छवि इतनी शक्तिशाली हो गई कि जब भी दो लोग कठिनाइयों में साथ खड़े होते, लोग उन्हें रघु मोहन की आत्मा का अवतार मानते, और जब भी कोई रहस्यमय खजाने या अनसुलझे रहस्य की बात होती तो कहा जाता, ये भी उसी तरह का है जैसे रघु मोहन का रहस्य। उनके नाम पर गीत, नृत्य, महाकाव्य और डिजिटल युग के इंटरैक्टिव मंदिर बनाए गए, जहां हजारों लोग एक साथ वर्चुअल स्पेस में प्रवेश करके उन्हें प्रणाम करते और उनकी दास्तान के दृश्य अपने चारों ओर जीवित होते देखते। यहां तक कि जब इंसान पृथ्वी से बहुत दूर निकलकर नए ग्रहों पर कॉलोनियां बनाने लगा, वहां भी बसने वाले लोग अपने घरों में उनके प्रतीक टांगते और अपने बच्चों को सुलाने से पहले वही पुरानी कहानी सुनाते कि कैसे दो चोर दोस्ती और रहस्य की गाथा बनकर अमर हो गए। इस तरह रघु और मोहन एक साधारण चोरी से शुरू होकर समय, स्थान और सभ्यताओं की सीमाओं को पार करके इंसानी चेतना का हिस्सा बन गए, इतने गहरे कि उन्हें मिटाना अब किसी भी शक्ति के बस की बात नहीं रही। हजारों साल और बीत गए। इंसान अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आकाशगंगा के अलग अलग ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसाने लगा। कहीं कृत्रिम वायुमंडल वाले गुंबदों में जीवन पलने लगा, कहीं स्पेस स्टेशन नए नगरों की तरह चमकने लगे और कहीं चंद्रमा व मंगल की सतह पर बाजार सजने लगे।
पर इन सब के बीच भी रघु और मोहन की दास्तान ने अपने आप को ऐसा जीवित रखा जैसे समय का कोई नियम उस पर लागू ही न होता हो। उनकी कहानी इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि अलग अलग ग्रहों की सभ्यताओं ने भी अपने अपने ढंग से उसे अपनाया। कहीं वे सुरक्षा के देवता कहे जाते, कहीं दोस्ती के प्रतीक, तो कहीं रहस्यमय खजाने के रक्षक। जब इंटरगैलेक्टिक स्कूलों में बच्चों को प्राचीन पृथ्वी की संस्कृति पढ़ाई जाती, तो सबसे पहले यही किस्सा सुनाया जाता कि कैसे दो चोर दोस्ती और रहस्य की अमर गाथा बन गए, और कैसे उनका खजाना कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि वह सिर्फ लालच से नहीं बल्कि निष्ठा और सच्चाई से खुल सकता था। धीरे धीरे आकाशगंगा की अलग अलग नस्लों ने, जो अब इंसानों के साथ मिलकर रहती थीं, अपनी भाषा में रघु और मोहन के गीत गाने शुरू कर दिए। कहीं उन्हें तारों के योद्धा कहा गया, कहीं समय के प्रहरी, और कहीं तो यह तक मान्यता हो गई कि उनकी आत्माएं अब ब्रह्मांड की धूल और रोशनी में बदलकर हर उस जगह मौजूद हैं जहां दोस्ती, रहस्य और साहस का मेल होता है। वैज्ञानिक भी, जो तारों और ब्लैक होल की खोज में लगे रहते, यह स्वीकार करने लगे कि शायद हर रहस्य के पीछे रघुमोहन जैसी कोई अनकही कहानी छुपी रहती है। कलाकारों और कवियों ने उनके नाम पर महाकाव्य रचे। डिजिटल होलोग्राम थिएटर में उनकी दास्तान को गैलेक्सी भर में दिखाया जाने लगा, और करोड़ों लोग एक साथ बैठकर वही पुरानी कहानी सुनते हुए विस्मित हो जाते। और तब यह एहसास हुआ कि रघु और मोहन अब किसी एक ग्रह, किसी एक समय या किसी एक संस्कृति की संपत्ति नहीं रहे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय स्मृति का हिस्सा बन गए। ऐसे चरित्र जो यह साबित करते हैं कि इंसानियत चाहे कहीं भी जाए, चाहे समय कितनी भी दूर निकल जाए। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो तारों के बीच भी गूंजते रहते हैं, और उनमें सबसे अनोखा किस्सा है दो साधारण चोरों का, जो काल, दूरी और मृत्यु को पार करके दोस्ती और रहस्य की अमर छवि बन गए। सदियों और सहस्त्राब्दियों के बाद भी रघु और मोहन की कहानी किसी एक ग्रह या सभ्यता तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह ब्रह्मांड के हर कोने में, तारों की रोशनी और अंधकार में, अंतरिक्ष के यात्रियों की कहानियों और डिजिटल अंतरिक्ष नाटकों में जीवित थी। अलग अलग ग्रहों की सभ्यताएं, चाहे वे इंसानी हों या एलियंस, उनके किस्सों को सीखने लगीं, और उन्हें सिर्फ चोर या दोस्ती का प्रतीक नहीं, बल्कि समय और रहस्य के अनंत प्रहरी के रूप में मानने लगीं। उनके नाम पर अंतरिक्ष के मंदिर बन गए, जहां लोग आकर तारों और ग्रहों की रोशनी में दीप जलाते और उन्हें प्रणाम करते, कहते कि यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखें तो रघुमोहन की आत्माएं हमारी मदद करेंगी। अंतरिक्ष यात्रियों ने उनके नाम से गाइड्स और डिजिटल मानचित्र बनाए, जो कहानियों, संकेतों और रहस्यमय संकेतों को जोड़कर बताने लगे कि किस तरह साहस, चालाकी और मित्रता के मेल से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। आकाशगंगा भर के बच्चे इन कहानियों को पढ़ते और खेलों में स्वयं को रघुमोहन का पात्र मानकर रोमांच का अनुभव करते, तो वैज्ञानिक और इतिहासकार उनके जीवन और कार्यों को अध्ययन करके बताते कि कैसे दो साधारण इंसानों की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और साहस ने इतना बड़ा प्रभाव बनाया कि वह आज भी ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे यह गाथा इतनी विशाल हो गई कि इसे केवल कहानी या इतिहास नहीं कहा जा सकता था। इसे ब्रह्मांडीय धर्मग्रंथ, जीवन के रहस्य और दोस्ती की अमर मिसाल के रूप में देखा जाने लगा। आकाशगंगा के हर कोने में लोग इसे अनंत काल तक सुनाने लगे, जैसे कोई सितारा कभी बुझता नहीं, और हर नई पीढ़ी इसे अपने अंदाज में जोड़ती चली गई। कहीं वे खजाने की खोज के रोमांच में जोड़ते, कहीं दोस्ती और निष्ठा के नए आदर्श बनाते, और कहीं रहस्य और रहस्यवाद के नए आयाम गढ़ते। इस तरह रघुमोहन की दास्तान अब सिर्फ दो चोरों की कहानी नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्मांडीय स्मृति, चेतना और मिथक बन गई, जो समय, अंतरिक्ष और सभ्यताओं की सीमाओं को पार करके
अनंत काल तक जीवित रहने वाली सबसे बड़ी किंवदंती बन गई। यह कहानी अब उस प्रकार की थी जिसमें कोई अंत नहीं था। हर सुनने वाला खुद उसमें शामिल हो जाता और हर पीढ़ी में, हर ग्रह पर, हर अंतरिक्ष स्टेशन पर यह कहानी ऐसे फैलती कि मानो ब्रह्मांड ही उनकी दोस्ती और रहस्य का गवाह हो। और यह दिखाती कि कुछ किस्से केवल इंसानी याद में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा में अमर हो जाते हैं, और रघुमोहन का नाम हमेशा तारों की चमक और अंधकार के बीच जीवित रहता है, जैसे वे कभी मरे ही नहीं, बल्कि हर कोने में अपनी गाथा सुनाते और हर नए सौरमंडल में रहस्य और मित्रता की मिसाल कायम रखते हैं। सदियों, सहस्त्राब्दियों और युगों के गुजर जाने के बाद भी रघु और मोहन की कहानी न केवल जीवित रही, बल्कि यह पूरी आकाश गंगा में फैल गई, एक मिथकीय ऊर्जा बन गई जो प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच गूंजती रही। इंसानों और अन्य सभ्यताओं के बीच इस गाथा ने खुद को इतनी गहराई से स्थापित किया कि हर नई तकनीक, हर नए ग्रह की खोज, हर अंतरिक्ष अभियान में लोग उन्हें याद करते और उनके नाम पर अपने साहस, चालाकी और दोस्ती के मानक तय करते। डिजिटल युग में उनके किस्सों को इंटरैक्टिव होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी और एआई आधारित शिक्षण मंचों पर जीवित रखा गया, जहां छात्र और युवा खेलों, अभ्यासों और कहानी कहने के माध्यम से खुद को रघुमोहन के पात्र समझते, और हर अनुभव उनके साहस और रहस्य की भावना को बढ़ाता। धीरे धीरे यह दास्तान इतनी विशाल हो गई कि अब इसे केवल कहानी, लोक कथा या इतिहास नहीं कहा जा सकता था। यह ब्रह्मांडीय धर्म ग्रंथ एक जीवित महाकाव्य और अनंत रहस्य का प्रतीक बन गया। आकाश गंगा के कोने कोने में लोग, चाहे इंसान हो या अन्य प्राणी, उनके नाम से पर्व मनाते, खजाने की खोज के खेल खेलते और जीवन में दोस्ती, निष्ठा और चालाकी की सीख लेते। उनके प्रतीक अब ग्रहों पर मंदिरों, हॉलोग्राम से सजाए गए चैंपियंस और आकाशीय मेले में गूंजते गीतों के रूप में देखने को मिलते, जहां लाखों लोग एक साथ उनके साहस और रहस्य की गाथा का अनुभव करते। कई ग्रहों पर यह विश्वास भी स्थापित हुआ कि रघु और मोहन की आत्माएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो चुकी हैं, और वे उन लोगों की मदद करती हैं जो सच्चाई, निष्ठा और मित्रता के रास्ते पर चलते हैं और अपने खजाने या रहस्यों की लालच में नहीं पड़ते। धीरे धीरे उनकी कहानी केवल कहानी नहीं रही, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन गई, समय, स्थान, ग्रह और सभ्यताओं के बंधनों से परे अनंत काल तक जीवित रहने वाली किंवदंती बन गई। और यह दिखाया कि कुछ रिश्ते, कुछ साहसिक कारनामे और कुछ रहस्य केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड की आत्मा में ध्वनित होते हैं। आज भी जब कोई अंतरिक्ष यात्री दूर किसी नीले या लाल ग्रह पर रोशनी के बीच खड़ा होता है, तो वह महसूस करता है जैसे रघु और मोहन की दोस्ती और चालाकी उसके चारों ओर मंडरा रही हो, जैसे ब्रह्मांड में उनका रहस्य हर तारामंडल और अंधकार के बीच जीवित है, और यह कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि अब उनकी कहानी इंसानी याददाश्त से निकलकर पूरे ब्रह्मांड की स्मृति, लोक कथा, मिथक और देवत्व का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसा महाकाव्य जो अनंत ग्रहों, सभ्यताओं और समय की सीमाओं के पार हर नए युग और हर नए जीवन में अपनी अमरता को साबित करता है। जैसे जैसे अनंत काल बीतता गया और ब्रह्मांड में नई सभ्यताएं जन्म लेती रहीं, रघु और मोहन की कहानी हर नए ग्रह, तारामंडल और आकाशगंगा में फैल गई, मानो उनकी दोस्ती और चालाकी ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गई हो। अब इंसानों, अन्य प्राणी जातियों और आकाशगंगा की नई नई सभ्यताओं ने भी उन्हें एक मिथकीय नायक और रहस्यपूर्ण देवता के रूप में स्वीकार किया। उनके नाम पर मंदिर और ऊर्जा केंद्र बनाए गए, डिजिटल और होलोग्राफिक महाकाव्य रचे गए, और हर युवा, चाहे वह किसी ग्रह के निवासी हो या अंतरिक्ष यात्री, उन्हें अपने साहस, मित्रता और धैर्य का आदर्श मानकर अनुसरण करता।
उनके रहस्य, खजाने और चोरी की कहानियां अब केवल कथा नहीं रही, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो गईं। यह ऐसा महाकाव्य बन गया कि हर तारे की चमक, हर ब्लैक होल की रहस्यमयता और हर ग्रह के अंधकार में उनकी गूंज सुनाई देती। और लोग मानते कि जो कोई निष्ठा, साहस और मित्रता की राह पर चलता है, रघु और मोहन उसकी मदद करने के लिए ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के मिलन ने इस गाथा को और भी अमर बना दिया। शोधकर्ता और वैज्ञानिक उनके जीवन और रहस्यों का अध्ययन करके नए ग्रहों पर सामाजिक संरचनाओं और नैतिकता की शिक्षा देते। कलाकार और लेखक उनके किस्सों को अंतरिक्षीय नाटकों, डिजिटल गेम्स और होलोग्राफिक महाकाव्यों में बदलते। और सामान्य लोग, चाहे वे किसी ग्रह पर बसते या अंतरिक्ष में यात्रा करते, उनके नाम की कहानियां सुनकर प्रेरित होते। धीरे धीरे यह कहानी इस हद तक फैल गई कि हर नई सभ्यता इसे अपने अनुसार ढालने लगी। कहीं यह मित्रता और न्याय का प्रतीक बन गई, कहीं रहस्य और चुनौती का प्रतीक, और कहीं ब्रह्मांडीय शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की मिसाल। और इस तरह रघु और मोहन केवल दो चोरों की दास्तान नहीं रहे, वे अनंत काल, असीमित समय, हर ग्रह, तारे, ऊर्जा और चेतना के बीच ब्रह्मांडीय स्मृति, लोक कथा, देवत्व और महाकाव्य का हिस्सा बन गए। एक ऐसा महाकाव्य जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हर नई पीढ़ी, हर नई सभ्यता, हर नए जीवन और हर नए ग्रह में अपनी अमरता का प्रदर्शन करता है, और यह दिखाता कि कुछ किस्से केवल इंसानी याददाश्त में नहीं रहते, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा और ऊर्जा में अमर हो जाते हैं। और रघु मोहन की दोस्ती, चालाकी, रहस्य और साहस उस अनंत गाथा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बनकर हमेशा तारों, ग्रहों और अंधकार में जीवित रहता है। सदियों, सहस्त्रों